जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे और आज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर एक और नए ब्लॉग में। और आज की हमारी यात्रा बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की जो हमारी यात्रा है ये मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर, जिसको कि पुरातत्व विभाग भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर संरक्षित किया गया है, जिसको कि सांची स्तूप के नाम से जानते हैं। सांची स्तूप अपनी संरचना, कला और अपने इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं सीधे सांची स्तूप, और यहाँ पे आपको पहुंचने के लिए, जो कि हमने पहले ही बताया कि पुरातत्व विभाग के ये अंदर में है, तो यहाँ से हमें लेना पड़ता है टिकट, और सीधे हम लोग टिकट काउंटर पर जा रहे हैं। और वहाँ से टिकट लेने के बाद जो कुछ भी होगा यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बने रहिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर टिकट लेने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके का ये काउंटर बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सांची स्तूप जब भी आप विजिट करने जाइए तो पर व्यक्ति यहाँ पर 40 रुपये का टिकट है, और 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पर टिकट अलाउ नहीं है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों, अगर बात की जाए सांची स्तूप की, तो सबसे पहले बात आता है कि सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया होगा। तो हो सकता है कि आप बहुत पहले से सारी चीज़ें जानते होंगे, लेकिन हम भी यहाँ पहुँचे हैं तो जो कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से गैदर कर पा रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके यहाँ तक डिलीवर करने का प्रयास कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो सम्राट अशोक का नाम हिंदुस्तान के इस धरा पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, क्योंकि सम्राट अशोक का दौर आप बखूबी उनको जानते हैं कि एक दौर था कि जब उनको कि चंड अशोक के नाम से जाना जाता था, और एक दौर ऐसा आया जब उनको कि द ग्रेट अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना गया। आखिर इस चंड अशोक से लेकर के द ग्रेट अशोका के तक बनने के बीच का जो सफ़र रहा, वो कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध के विचारों का ही परिणाम था, कि जो वहाँ से इस सफ़र में उसको यहाँ तक बदलाव में लाने का प्रयास किए। मौर्य वंश का शासन चलता है, और उसी मौर्य वंश के शासक होते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि नहीं, युद्ध में कुछ रखा नहीं है, आप पूरे जीवन में शांति का प्रस्ताव रखिए, और शांति ही सबसे बड़ा जो जीवन का मूल सिद्धांत है इस ब्रह्मांड में, कि शांति होनी चाहिए, और हर कोई उसके लिए प्रयासरत रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्वार्थ सिद्धि की जो भावना एक दूसरे के अंदर जागृत रहती है, जो क्या से क्या तक हमें करने को मजबूर कर देती है। तो जब सम्राट अशोक ने इस चीज़ को जाना, उसके बाद जो सबसे पहला उन्होंने अपनी तरफ से स्तूप बनवाया, महात्मा बुद्ध को फॉलो करते हुए जो पहला स्तूप बनाया वो सांची स्तूप बनवाया था। और अगर इसकी बात की जाए तो ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व से बात है, जो जिस दौर में इसको ये बनाया गया था। पूरी डिटेल जानकारी आपको पूरी वीडियो में मिलेगी, आप बस अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और इस पूरी जानकारी को इकट्ठा करने में हमारे साथ हैं सूरज परदेसी जी, महाराष्ट्र से हैं, और हम लोग एक जगह पे साथ में पोस्टेड हैं, तो हम लोग साथ में रहते हैं। और हमेशा की तरह जैसा कि कैमरे पर चंदन और चंदन ये इस पूरे ब्लॉग को, इस पूरी इन्फॉर्मेशन तक आप तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। बने रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अब धीरे धीरे हम लोग अब यहाँ से आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, क्योंकि ये हमने जो यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जो विहार, ये नमो चेतियागिरी बुद्धाय विहार के नाम से ये है। ये उनके शिष्य थे जो उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलकर उन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म को प्राप्त किया था, और उनके लिए ये समर्पित है यहाँ पर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये यहाँ से व्यू। अगर बात की जाए तो जब हम लोग सम्राट अशोक की बात कर रहे थे, तो सम्राट के अशोक के दौर में इसको बनवाया गया, और उस एक दौर आया हमारे हिंदुस्तान में, एक भारत में, कि पूरा देश बौद्ध विचारधाराओं से इतना प्रभावित हो गया था कि उसने रण में उतरना और रण क्षेत्र, अपने सीमाओं की सुरक्षा का भी उतना उन्होंने ध्यान नहीं रखा, कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं या पड़ोसी जो देश हैं हमारे, वो किस तरीके से यहाँ की संपदा पर हमेशा नज़र बना के रखते थे और हमेशा लूटने का प्रयास करते थे। जब हमने शांति को चुना अपने लिए, तो होने क्या लगा कि जो अगल बगल के देश थे वो धीरे धीरे हमारी सीमाओं के अंदर घुसने का प्रयास करने लगे। तो दोस्तों, स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक और एंट्रेंस पे। आप देख सकते हैं कि सामने DFMD डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर आपको अपना टिकट शो करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी है। और
अपना टिकट दिखाने के साथ ही आपको यहाँ के एक विजिट रजिस्टर में आपको अपना एंट्री दर्ज करना पड़ता है, ताकि इससे ये पता चल सके कि पूरे दिन भर में कितने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हम लोग अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो कुछ भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ बिल्कुल ये जो स्टोन का जो बनाया गया है, इसके ऊपर पूरा खाका सांची का पूरा नक्शा खींचा हुआ है। और वेलकम टू द बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स एट सांची, और ये वर्ल्ड हेरिटेज है। सन 1989 में 1989 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया था, और इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है, पुरातत्व विभाग भारत सरकार के द्वारा। तो जैसा अभी तक हम लोग जिक्र कर रहे थे आपसे कि एक दौर ऐसा आया जब शांति का प्रस्ताव इस देश ने चुना, और अगल बगल के जो भी रियासतें या जो भी मुल्क हुआ करते उस समय उन लोगों की अपनी गलत मानसिकता की नज़रें पड़ी, और धीरे धीरे वो सीमा हमारी कम करने के ऊपर वो आगे बढ़ने लगे। तो उस दौर में जब मौर्य वंश के अंतिम शासक हुआ करते थे शासक बृहद्रथ, बृहद्रथ का वो काल चल रहा था, और उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने जब उन्हें बताया कि पड़ोसी मुल्कों के द्वारा हमारे सीमाओं में घुसने का प्रयास किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, उनको अलर्ट किया गया। तो बृहद्रथ के द्वारा यह बताया गया कि हम शांति का प्रस्ताव रखे हैं और शांति ही का ही मार्ग लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, और वो युद्ध के लिए मना कर दिए। तब पुष्यमित्र शुंग ने उनके इस प्रस्ताव को नकारा था, और उनको वध कर दिया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और स्वयं उसके बाद अपने आप को मगध साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया गया था। और राजा घोषित करने के बाद उन्होंने पूरे भारत में बौद्ध स्मारकों का जो कुछ भी क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया, बौद्ध विचारों को खत्म करने का प्रयास किया, और बाद में उनके पुत्र हुए अग्निमित्र शुंग, और अग्निमित्र के द्वारा फिर से इस धरोहर को, इस सांची स्तूप को जीर्णोद्धार करके बनवाया गया। मिलते हैं आपसे आगे। आप देख सकते हैं कि उस समय का निर्माण अपने धर्म के लिए, अपने विचारों को दूर दूर तक बताने के लिए किस तरीके का उस समय ये इमारतों को बनाने का प्रयास किया गया था। और आप देख सकते हैं, आप कुछ मूर्तियों को आप क्षतिग्रस्त देख रहे हैं। क्षतिग्रस्त होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि हमने बताया था कि जब पुष्यमित्र ने जब वहाँ पे बौद्ध धर्म को नुकसान पहुँचाना शुरू किया, तो उस समय कुछ ऐसा हुआ कि चारों तरफ एक हिंसा की भावना फैली, और लोगों के मन में बौद्ध धर्म के प्रति एक गलत संदेश पहुँचने लगा, जिसकी वजह से उनके अलग अलग स्तूपों को और अलग अलग जगहों को तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया था। और इसके बाद एक कुछ चीज़ें और भी आती हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि कुछ ऐसे लोग जो व्यवसायी टाइप के खोजकर्ता होते हैं, पुरातत्व के बारे में जानकारी हासिल करके चीज़ों को खोदना, निकालना, ढूंढना और फिर उनको मार्केट में सेल करना उनकी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो वो लोग जिस किस्म के होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं कि इस समय किसी दौर में आकर खुदाई किया, कुछ क्षतिग्रस्ती इस पूरे स्तूप को पहुंचाने का प्रयास किया। बाद में बताया जाता है कि सन 1818 में पहली बार जब देश अपने आप को उस दौर से गुजार रहा था जहां अंग्रेजी शासन था, लोगों को अपनी सुध नहीं थी, वो कहाँ से अपने यहाँ के चीज़ों की सुध रखेंगे। तो सन 1818 में ये ब्रिटिश अधिकारी ही थे, टेलर, जनरल टेलर के नाम से उनको जाना जाता था, और पहले वो इतिहासकार थे जिन्होंने इसको आधुनिक युग में अस्तित्व में वो लेकर के आए थे। जब उन्होंने यहाँ पे ढूंढा, उनको पता चला, उसके बाद में इसके ऊपर बहुत सारे काम होने शुरू हुए और बहुत सारा जीर्णोद्धार बाद में कराया गया। और आज आपको जिस ये प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है, इसका पूरा का पूरा श्रेय सम्राट अशोक को तो है ही है, और सबसे बड़ा श्रेय हम उनको देंगे जो अग्निमित्र, जिन्होंने इसका दोबारा फिर से जीर्णोद्धार करवा कर इस अवस्था में लाया, और उसके बाद जनरल टेलर का जिन्होंने कि इसको फिर से अस्तित्व में लाया। बाकी सारी डिटेल जो भी जानकारी होगी हम आपको पूरे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। अभी हम लोग पूरा एरिया शूट कर लेते हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएंगी। बने रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। इस स्तूप के ऊपर जाने के लिए आप देख सकते हैं कि उस दौर से यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। कई बार हम लोगों को ऐसा होता था कि किसी स्तूप के ऊपर नहीं चढ़ना है, हालांकि ये चढ़ने के लिए नहीं है, आप वहाँ तक जाते हैं। और स्तूप, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि ये बनाए गए थे
जो भी गुरु रहे हैं, जिन्होंने भी अध्यात्म को जिस रास्ते से पाया है, उनकी अस्थियों को, जैसे महात्मा बुद्ध की अस्थियों के बारे में बात की जाती है कि वो यहाँ पर संरक्षित की गई हैं, और साथ ही उनके दो शिष्य भी हुए हैं जिनकी यहाँ पर संरक्षित की गई है। आप देख सकते हैं। दोस्तों, सांची का एक और इतिहास बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर बात की जाए सम्राट अशोक के वैवाहिक जीवन की, तो सम्राट अशोक की पहली पत्नी का नाम था देवी। देवी जो कि विदिशा के ही रहने वाली थी, और विदिशा जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश का ही एक जिला है, और ठीक विदिशा के नज़दीक ही पड़ता है सांची। कई बार लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि सांची शायद विदिशा का ही हिस्सा है, लेकिन सांची रायसेन जिले में पड़ जाता है और विदिशा इसके साथ लगा हुआ एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। और सम्राट अशोक को देवी से बहुत ज़्यादा प्यार था, और उनके साथ यहाँ पे रहते वक्त ही उन्होंने यहाँ पर महात्मा बुद्ध की विचारधाराओं में, अगर सम्राट अशोक में विचारधाराओं ने अपना घर बनाया तो कहीं ना कहीं उसमें देवी का बहुत बड़ा योगदान था। सम्राट अशोक ने प्रभावित होकर के यहाँ पर सांची का निर्माण कराया था। सांची का निर्माण कराने का मुख्य कारण था बौद्ध विचारों को यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और इन विचारधाराओं का प्रचार प्रसार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना। ये सम्राट अशोक के द्वारा जितने भी स्तंभ बनाए जाते थे, तो स्तंभों में ये जो 4 शेर का कॉन्सेप्ट है, ये उसी समय से है, और बाद में इसको भारत का इसको राष्ट्र चिन्ह बनाया गया और इसको स्लोगन दिया गया कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। और ये सारनाथ में भी है, जहाँ पे भी अशोक के द्वारा बनाए गए स्तंभ हैं, यहाँ पर ये 4 शेर जो हैं ये प्रदर्शित रहते हैं। ये अलग अलग अपनी देश की 360 डिग्री सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं कि इस तरीके से आप अपने एक सफल और संयुक्त राष्ट्र के लिए सुरक्षा कितनी बड़ी जरूरी परिदृश्य रहता है इंश्योर करने के लिए। बाकी आप देखेंगे इसके ऊपर ये जो सारी चीज़ें कलाकृतियाँ की गई हैं, ये पूरी कलाकृतियों में महात्मा बुद्ध के जीवन में उनके कहाँ से बदलाव आया, कहाँ से उन्होंने ज्ञान की जिज्ञासा हुई, कैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे उन्होंने घर से संन्यास लिया और कैसे वो पूरे संसार के लिए अपने आप को समर्पित किया उन्होंने, इसके माध्यम से वो सारी चीज़ें दर्शाने का और बताने का प्रयास किया गया। का पूरा एक चक्कर हम लोगों ने लगाया। ये पूरी सीढ़ियाँ से जाके एक चक्कर आपका लगता है, और एक चक्कर पूरा करने के बाद आप जो भी अनुभव करते हैं उस अपने आप में लेकर के आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अभी हम लोग लेकर क्योंकि इसके चारों तरफ इस स्तूप के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ कुछ न कुछ ऐसी इमारतें हैं जो देखने लायक है। उस दौर में पुरातत्व विभाग की खुदाइयों के द्वारा इसको फिर से सामने लाया गया है। तो अभी हम देखेंगे कि इसके अलग अलग द्वार के आगे क्या क्या चीज़ें हैं। बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो और जो भी हम लोग अपनी तरफ से संग्रहित करने का प्रयास किए हैं, जानकारी को आप तक साझा कर रहे हैं, अगर आपको बेहतरीन लग रहा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे बिल्कुल बने रहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो अंत तक बने रहिएगा। आधा पार्ट अभी तक ख़त्म हो चुका है और हमारी टीम में जैसा कि हमने बताया था कि सूरज परदेसी को आपने देखा था और ये चंदन और कुछ अपनी मेमोरीज क्लिक करवा रहे हैं। हालांकि ये तो पूरी हमारी वीडियो है, पूरी हमेशा मेमोरेबल रहेगी। दोस्तों, अगर सम्राट अशोक के महान होने में उनके विचारों का तो जिस तरीके से बताया जाता है कि बौद्ध विचारधाराओं से वो प्रभावित रहे और साथ ही जो कुछ भी उन्होंने निर्माण कराया, आप देख सकते हैं ये विशाल स्तंभ सम्राट अशोक को इस भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए जिंदा रखने का ये प्रयास करते हैं। और ये पहचान है, ये धरोहरें, ये इमारतें सम्राट अशोक को किस तरीके से महान बनाती हैं, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने उस दौर के बाद दिया इस हिंदुस्तान को, इस भारत को, इस भारतवर्ष की भूमि को, वो अविस्मरणीय है और उनके इस योगदान को ये भारत कभी भुला नहीं सकता है। और तो दोस्तों, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था कि इसके चारों द्वार की तरफ कुछ न कुछ इमारतें हैं जिसको हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और अभी हम आपको उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि उस दौर में।
तो दोस्तों अभी जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे टोटल 4 द्वार हैं। अभी हम लोग एक द्वार की तरफ जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटक स्तूप, यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी अलग अलग जो भी महात्मा रहे हैं उनकी समाधियाँ हैं यहाँ पर। और अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग यात्राओं को अलग अलग चित्रकारी के माध्यम से जो 4 द्वार हैं इनके ऊपर दर्शाया गया है। इसके लिए आप उसकी पूरी जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं QR कोड होता है, आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं और वहाँ से जैसे ही आप पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में जानकारियाँ मिलती जाती हैं। हमें जितनी मिल रही है हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में हिंदू धर्म का भी इसमें मिश्रण हुआ, क्योंकि जब अग्निमित्र ने यहाँ पर कार्य करना जब दोबारा शुरू किया तो कुछ चीज़ें जो बौद्ध से पूरी तरीके से प्रभावित थी और कुछ चीज़ें थी जो हिंदू धर्म से भी इसमें ऐड हुई। इसमें आप देख सकते हैं कि ये नाग के शीश के नीचे कोई मूर्ति दिखाई गई है और कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म को बिलोंग करती है। और अभी हम वहाँ पे जाएंगे जब आप देखेंगे कि कैसे जब उस समय यहाँ पे तोड़ फोड़ हुई या लोगों ने यहाँ पर इसको नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया, तब ये तोड़ फोड़ के बाद उनके अवशेष किस तरीके से वहाँ पर संरक्षित करके रखे गए हैं। और साथ ही साथ आप मेरे पीछे का भी यहाँ से व्यू देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो ये 3 छतरियाँ दिख रही हैं, एक क्राउन टाइप का है और इसको सम्मान देने के लिए ये यहाँ पर बनवाया गया था। बीच में टूट चुका था लेकिन दोबारा फिर से इसको निर्माण में लाया गया है। दोस्तों सांची स्तूप पर अलग अलग काल में अलग अलग निर्माण हुए और अलग अलग विध्वंस भी हुए। तो अभी हम वहां पे पहुंच रहे हैं जहां पर कुछ विध्वंस के सबूत आपको दिखाई देंगे और उसको संरक्षित करने का आज प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं कि पुरातत्व विभाग के द्वारा ये सारी चीज़ें अभी भी संरक्षित करके ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं ताकि लोगों को आने देखने के लिए हो, ये पता चले कि हाँ यहाँ पे उस दौर में किस तरीके से कलाकृति के साथ यहाँ पर कार्य किया जा रहा था। और नुकसान कला का है, ये देश का नुकसान है, ये सबका नुकसान है। और दोबारा फिर से कहीं ना कहीं बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं फिर से उसको उसी रूप में, उसी कल्पना में, जिस नाम से वो, जिस काम से वो जाना जाता था, लाने के लिए। और वो दौर बुरा था जब इसके साथ इतना तोड़ फोड़ हुआ, लेकिन परिवर्तन है, परिवर्तन होता है और परिवर्तन किसी न किसी एक आने वाले परिवर्तन के लिए वो जरूरी हो जाता है। तभी आप एक नया दौर और एक नया देखते हैं। यहाँ पे बिहार 46 करके जो मॉन्स्ट्री 47 यहाँ पे करके दे दिया गया है। इसके अलग अलग कैटलॉग होते हैं, उसमें आप 46 में क्या है, 41 में क्या है, 45 में क्या है या 8 में क्या है, सारी चीज़ें उसमें आप देख सकते हैं। ये उस समय के रहने के हिसाब से मकान टाइप के हैं, शायद उस समय लोग यहाँ पर रहते होंगे। तो दोस्तों आपको हम और आगे की तरफ ले चलते हैं और आप देख सकते हैं कि पुरातत्व विभाग के द्वारा उन सारी चीज़ों को एज इट इज रखने का प्रयास किया जा रहा है। एक ही पत्थर को काट करके ये कलाकृतियों को, क्या बेहतरीन इंजीनियरिंग की मिसाल उस समय उस दौर के इंजीनियरों के द्वारा दी गई होंगी। और यहाँ पे महात्मा बुद्ध को समर्पित एक मंदिर है और साथ ही साथ यहाँ पे जब बौद्ध शिक्षार्थी और साथ ही साथ इसमें ब्राह्मण शिक्षा और ब्राह्मणों का भी इसमें काफ़ी योगदान शुरू हो गया था और उसको हम आगे भी जानेंगे, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग को एक ब्राह्मण शासक के रूप में जाना गया था। पीछे आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध की मूर्ति और वहाँ पे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। महात्मा बुद्ध का संदेश रहा शांति का, हर जगह शांति होनी चाहिए। बुद्धाम शरणाम गच्छामि, हाँ सब शांति, लेकिन शांति से पहले शांति को कायम करने के लिए क्रांति की जरूरत होती है। मुसोलिनी ने कहा था कि बिना क्रांति की शांति नहीं मिलती। तो हर एक अगर सम्राट अशोक ने शांति का प्रस्ताव लाया था तो उससे पहले कितनी बड़ी क्रांतियां हुई थी, कितने बड़े खून खराबे हुए थे, उसको इतिहास भली भांति समझता है और जानता है। और बिहार 45 मध्ययुगीन है, मंदिर और बिहार 45 मध्ययुगीन है और किसी 7वीं या 8वीं सदी के इमारत के अवशेषों पर बनाए गए हैं। इसकी द्वार शाखाओं पर गंगा और यमुना की उपस्थिति इस युग में बौद्ध इमारतों में ब्राह्मण प्रतीकों के प्रभाव की द्योतक है। इसके शिखर, ध्वस्त शिखर में मूलतः अलंकरण का प्रचार्य या मंदिर के तीनों ओर भिक्षुओं के निवास के लिए कोठरियां बनी है या वही ना रहने के लिए था वो। ओके, ये तो एक भी हुआ। अभी दूसरी साइड वाला आप चलते तो दोस्तों लेके चलते हैं हम लोग आपको। ये एक द्वार की तरफ से था, तीसरे द्वार की तरफ चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब हम आपको ले चल रहे हैं उस द्वार की तरफ जहां से आप देखेंगे कि उस काल में अपने इस पूरे स्थान के ऊपर जो लोग यहाँ पे रहते थे उनके लिए स्नानागार
आजकल स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं। और आप देखिए ईसा पूर्व से वो सारी चीज़ें किस तरीके से यहाँ पर जल का संरक्षण, साथ ही साथ एक जीवन शैली में इसका महत्व, और एक जगह पे स्नान करने के लिए आप ये स्विमिंग पूल को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं उस दौर में लोगों ने किस तरीके से अपने माइंडसेट को तैयार किया था, और कितना बढ़िया। आप पानी का संरक्षण भी है, एक तरीके से स्नानागार भी है ये, और कितना बढ़िया कटाई उस दौर में करके बनाया गया है। आप चाहे तो स्टेप स्टेप में नीचे जा सकते हैं, अगर आपको एक बार पता चल चुका है कि इसका बनावट किस प्रकार का है। अपर व्यू आपने इसका पूरा देखा। अगर हम एक बार पहली बार में पता नहीं चलता है, धीरे धीरे आते हैं तो फिर इसका खाका पता चलता है। आप देख सकते हैं कि एक बड़े घर की तरह है ये पूरा जो पोर्शन आप बीच में देख रहे हैं, एक तरीके का ये आंगन है, और आंगन से एंट्रेंस आप घर में इन हो रहे हैं, और अलग अलग कमरे यहाँ पर उस समय से किए गए हैं अलग अलग लोगों के लिए। अपनी अपनी कोई साधना कर रहा है या रह रहा है या जो भी उसका पर्पज है, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पर उसी तरीके से हैं जिस तरीके से उस काल में वो सारी चीज़ें थीं। ये अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग लोगों के लिए, अपनी अपनी साधना और अपने अपने ध्यान के लिए। बहुत ही बेहतरीन, शानदार। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, और हो सकता है कि हमसे एक्सप्लेन करने में कुछ कमियां हो, कुछ चीज़ें ऐसी छूट जा रही हो, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप अगर उसमें कुछ विशेष होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर आप उसमें बताते रहिएगा। साथ ही इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत बेहतरीन व्यू। तो दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं कि एक ही स्टोन को काट करके ये एक कटोरे जैसा एक बॉल है, जिसको कि डिवाइन बॉल के नाम से जानते हैं, और बौद्ध भिक्षुओं को इसमें से खाना परोसने और खाना बांटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे एक और स्तूप है, जैसा कि हमें पता चला है। देखते हैं क्या वहाँ से हम इंफॉर्मेशन आपको दे पाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग इस स्नानागार वाले इलाके को आगे पार करते हैं, तो पार करने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वहाँ से व्यू, ये नीचे एक पैदल रास्ता है जो सीधे आपको नीचे लेकर के जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग आकर के बैठते हैं। कई लोग, आपने देखा कि फ्रंट में भी बैठने की जगह है, वहाँ पे लोग अपना एंजॉय करते हैं। कुछ शॉप, दुकानें भी हैं जो उनको अपनी अपनी अलग अलग तरीके की चीज़ें उपलब्ध कराती हैं उनको। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, कई सारे कपल्स भी होते हैं जो अपने आते हैं और यहाँ पे अपने कुछ देर के लिए अपने आराम को व्यतीत करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं और यहाँ से जाते हैं। पूरा पारिवारिक माहौल है यहाँ पर। लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं और बुजुर्गों के साथ आते हैं। यहाँ पे स्टडीज़ टूर चलते हैं। लोग स्कूल यहाँ पर अपने स्टूडेंट को एजुकेशन ट्रिप पे यहाँ पर लेके आते हैं, क्योंकि ये एक सिलेबस का हिस्सा है। जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मेडिवल हिस्ट्री से लेके के मॉडर्न हिस्ट्री तक जब आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस दौर से आपको गुजरना पड़ता है, जहाँ पे सांची स्तूप, सम्राट अशोक, बुद्ध, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ता है। तो बने रहिए, जो भी जानकारी आप तक पहुँचा ही रहें। जय हिंद। जब भी आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर एक QR कोड जनरेट किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से ये यहाँ पर लगा हुआ है। और अगर किसी को पढ़ने में या इसमें कोई दिक्कत है, सीधे आप स्कैन करिए, ऐप पे जाइए और वहाँ पे पूरा ऑडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ का सारा आपको शेयर कर दिया जाता है। और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बारे में अगर आप बात करें तो ये स्तूप 3 है, जो कि देखने में स्तूप 1 के जैसा है। ये एक स्तूप, अलग अलग बहुत सारे स्तूप हैं। आप ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है कि आप यहाँ पे आपको सुन भी सकते हैं, क्योंकि ऑडियो में जनरेट की जाती है। आप अलग अलग लैंग्वेज में सुन सकते हैं। और इसके बारे में जो बताया गया है कि इसके ऊपर जो केवल एक छत्र लगा, क्योंकि उस पर आपने देखा कि 3 लगे हुए थे और इस पर आप देख रहे हैं कि 1 लगा हुआ है। और इसका जो डाया है वो 15 और 8.23 मीटर है। और प्रवेश के लिए इसमें एक ही तोरण, मतलब कि जैसे बाकी जगह से 4 रास्ते थे, यहाँ से सिर्फ एक ही बता रहा है कि एक ही जगह से आप यहाँ पर जा सकते हैं। इसको स्तूप की जो नीचे की जो वेदिका है वो बता रहे हैं वो ध्वस्त हो गई है। लगभग 100 वर्ष पूर्व कनिंघम को स्तूप गर्भ से सारिपुत्र और मोदगल या यन नामक बुद्ध के प्रमुख शिक्षकों के धातु अस्थि अवशेष यहाँ पर मिले थे। छोटा है, 1, 2, 3 के नाम से इनकी मार्किंग है, तो उसी श्रृंखला में एक ये भी है।
देखने में सेम वैसा ही, उसी का छोटा प्रतिरूप। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अभी तक का जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर किया है वो बढ़िया लगा होगा, और कुछ भी इसमें चेंजेस हैं तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग अब यहाँ से अपना पूरी यात्रा यहाँ पर ये पूरा जो स्टडी टूर था इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं। जो कुछ भी आगे गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है वहाँ से जो कुछ और चीज़ें अगर हमसे छूट गई होंगी तो वो हम आपको दिखाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। और मिलते हैं फिर से एक नए सफ़र पर, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों जैसे ही हमने इसको शुरू किया था तो कुछ चीज़ें छूट गई थी, और उसको मैं अभी आपको बताने का प्रयास कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जैसे ही आप सेकंड टाइम पे जब अपनी टिकट के यहाँ पे एंट्री कराते हैं, दिखाते हैं, ठीक उसके राइट साइड में यहाँ पे टॉयलेट, बाथरूम वगैरह भी सारी चीज़ें बनी हुई है कि जब भी आप आएँ आपको फ्रेश होने की ज़रूरत हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही नीचे साइड में आप देखेंगे कि एक छोटी सी कैंटीन है जो कि यहाँ के लोगों के द्वारा इसको चलाया जाता है, और ये सीधे इस संरक्षण टीम के अंदर का हिस्सा है। आप वहाँ पे जा कर के अपने ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं, खा सकते हैं, और बच्चों को भी आप वहाँ पर दिला सकते हैं। हम आपको चलते हैं एक बार, एक वहाँ का भी चक्कर लगा देते हैं। यात्रा हमारी पूरी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अपने कमेंट में जा कर के ज़रूर बताना है कि आपको ये विजिट कैसा लगा। और ये है वो छोटी सी कैंटीन, और छोटे से सर्कल में इसको बनाया गया है। ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, और इसका एक सर्कल हम लगाते हुए बिल्कुल बाहर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोग आए थे तो पार्किंग को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ का पार्किंग एरिया बहुत बड़ा है। एट ए टाइम पे 400 के करीब यहाँ पर 300-400 गाड़ियाँ आसानी से खड़ी हो जाती हैं, और यहाँ पार्किंग की कोई फ़ी नहीं लगती है, क्योंकि जो आप टिकट लेते हैं वो वही में उसी में समाहित रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक और नए सफ़र पर, एक नई यात्रा पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सम्राट अशोक से, पुष्यमित्र शुंग से, अग्निमित्र से, बृहद्रथ से संबंधित ये कहानी आपको कैसी लगी।